हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल ए3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, हम जैसे कि ट्रिकी जेके देख रहे थे और ट्रिकी जेके में शानदार, जानदार और फर्स्ट क्लास एक टॉपिक आपके सामने फिर लेकर के आए हूं। तो आज हम देखेंगे वंश और उनके प्रमुख वंश और उनके अंतिम शासक। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। आज हम पढ़ रहे हैं उनके अंतिम शासक, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। याद भी हो जाता है तो यकीन मानिए भूल जाता है। तो आज हम उसी को देखते हुए आज हम देखेंगे प्रमुख राजवंश के अंतिम शासक। करीब 20 अंतिम शासक उठाएंगे और यही एग्जाम के आपके यहीं से एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसके पहले अगर आपने प्रमुख राजवंश के जो संस्थापक है वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें फटाफट। तो पहले देखिए नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है, नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद। नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद। अब देखिए याद कैसे लिखना है भाई, नंद को रिलेट करिए नंद, नंद को रिलेट करिए आनंद, खुशी, जॉय, और भाई देखो क्या, धनानंद। अब देखिए भाई, धन है जिसके पास को धन बनाइए, धन है जिसके पास उसके आनंद है, उस पर खुशी है, ठीक है ना। जिसके पास धन है वह खुशी ही खुशी है, हर तरफ खुशी ही खुशी है। तो धनानंद आपको वैसे भी ये याद होगा। अब आपको बताना है नंद, पहले प्रश्न में नंद वंश का संस्थापक कौन था। प्रश्न नंबर 1 डाल के बताना है आपको, नंद वंश का संस्थापक कौन था। कमेंट बॉक्स करना है या अपने माइंड में आंसर लाना है, ठीक है। दूसरा देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? नागदशक। नागदशक आपको कमेंट करना है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ना दिया मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है ना। तो वाकई में अगर आप पढ़ते हैं, आप सीरियस है एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट करोगे, ठीक है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको बताना है। अगर आपने संस्थापक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं पहले बना चुका हूं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे वीडियो प्ले करते होंगे इस तरह का साइड में एक इस टाइप एक एरो बना रहता होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन, सॉरी अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब देखिए भाई, हर्यक को रिलेट करिए हर एक, हर्यक को याद करिए हर एक व्यक्ति की नाग के दशक, नाग के डसने से हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नाग बहुत जहरीला होता है, हर एक व्यक्ति नाग से डरता है, हर एक व्यक्ति नाग से इसीलिए डरता है, ठीक है ना। तो याद रखिए हर एक वंश का अंत हो जाता है नाग के डसने से, तो हर एक वंश का अंतिम शासक याद रहेगा बिल्कुल। आगे देखिए कंड वंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मा। आपको बताना है कंड वंश के संस्थापक, मैं बता देता हूं उसका ट्रिक याद करिए। कंड, और मैंने कंड को क्या बताया था? कंड को रिलेट किया था किससे? कंस से। और कंस के साथ किसको रिलेट किया था हमने? वासुदेव से। तो कंड वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। याद करिए ट्रिक भाई। कृष्ण और वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण के पिताजी थे ना, श्री कृष्ण के पिताजी। तो आपको वहां से रिलेट करना है वासुदेव, ठीक है ना। कंड वंश के संस्थापक थे वासुदेव और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। अब देखिए भाई, वह व्यक्ति है जो कण कण में शर्मा जाता है। भाई इतना शर्मीला व्यक्ति है कि वह कण कण से शर्मा जाता है, उसके कण कण में शर्म भरी हुई है। तो कंड वंश कण कण में शर्मा जाता है, कण कण में शर्मा जाता है। कंड वंश सुशर्मा, कण कण में शर्मा जाता है, कंड वंश सुशर्मा। आगे देखिए तुगलक वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? नसीरुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 4 में आपको कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 4 में क्या कमेंट करना है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो आगे देखिए तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक। अब भाई देखिए तुगलक को हम क्या बोलते हैं भाई? तू गलत। नसीरुद्दीन को नसीहत दे रहा है, भाई तू गलत नसीहत दे रहा है, मुझे गलत नसीहत मत दे, तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, सही गलत का फैसला मैं कर सकता हूँ। भाई तू गलत नसीहत दे रहा है, इतना तो दिमाग है कि मैं सही गलत बता सकता हूँ, तो तू गलत है भाई, मेरे को गलत नसीहत दे रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 5वां गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? आप बताओगे
शमसुद्दीन कैमुर्स, शमसुद्दीन कैमुर्स, ये सभी को पता होता है गुलाम वंश का शमसुद्दीन कैमुर्स। अब देखिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा पांचवें का पहला गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, और दूसरा जो संस्थापक थे उनको एक उपाधि मिली थी, तो आपको बताना है किस उपाधि, उनको कौन सी उपाधि मिली थी, फेमस उपाधि, जो संस्थापक थे उनको एक उपाधि भी मिली हुई थी, उस उपाधि को बताना है किस नाम की उपाधि मिली थी। आगे देखिए भाई गुलाम और शमसुद्दीन, भाई देखिए आप जो गुलाम होता है वह क्या होते हैं, हमेशा दीन होते हैं, दीन, देखिए दीन दुखियारे होते हैं, गुलाम जो होते हैं हमेशा दीन दुखियारे होते हैं। शमसुद्दीन भाई हमेशा दिन भर काम करते, ऐसे भी याद रख सकते हो, जो गुलाम होते हैं उनको मतलब समय नहीं मिलता है, ठीक है ना, दिन भर काम करते रहते हैं, कोल्हू के बैल के जैसे पिसते रहते हैं। तो भाई जो गुलाम होते हैं उनको समय नहीं मिलता, दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, ठीक है ना, काम करते करते कैमुर्स मरने लगते हैं, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, खुसरो खां, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, खुसरो खां। अब देखिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक होगी भाई, खुसरो वंश के संस्थापक कौन, खिलजी वंश के संस्थापक अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको कमेंट करना है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा ऐसा कौन सा शासक था, ठीक है ना, खिलजी वंश का, ठीक है ना, जो दरबार में नग्न होकर दौड़ पड़ता था, ठीक है ना, नग्न होके दौड़ लगा देता था, उसका आपको बताना है, ठीक है ना, नाम बताने कि ऐसा कौन सा खिलजी वंश का शासक था जो दरबार में नग्न होके दौड़ लगा दिया करता था, ठीक है, तो खिलजी वंश का आपको संस्थापक भी बताना है, 2 प्रश्न 6 में बताना है। अगला बताना है खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खां, कैसे याद रखना भाई, खिलखिलाना, खिलजी से खिलखिलाना, और खुसरो जब आदमी खुश रहता है तो खिलखिला उठता है, खिलखिला उठता है ना, बिल्कुल भाई कहते बड़े खुश आज एकदम खिलखिला रहे हो, तो भाई खिलजी वंश और खुसरो खां, अंतिम शासक खुसरो खां। भाई जब कोई खिलखिलाने लगता है कब, जब खुश होता है, तो खुशी के मारे खिलखिलाने लगता है, तो भाई क्या बात है भाई, खुशी के मारे एकदम खिलखिला रहे हो, ठीक है ना। आगे देखिए लोधी वंश, लोधी वंश इब्राहिम लोधी, लोधी वंश इब्राहिम लोधी, इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है भाई, लोधी वंश अंतिम इब्राहिम लोधी सभी को पता होता है। यह जो इब्राहिम लोधी था किसके द्वारा मारा गया था, आपको कमेंट करना है, पहला कमेंट 7वें में पहला कमेंट करना है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा इब्राहिम लोधी, आपको ये याद रखना है कि जो इब्राहिम लोधी था एकमात्र दिल्ली सल्तनत का जो था राजा था, वह क्या हुआ था, रण क्षेत्र में मारा गया था, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जो रण क्षेत्र में मारा गया था, किसके हाथों मारा गया था और वह लड़ाई कौन सी थी, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 में। इब्राहिम लोधी को किसने हराया था, किसने मारा था, और वह लड़ाई का नाम बताना है, किस युद्ध में वह युद्ध कब हुआ था, आपको बताना किस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया था, वह युद्ध कौन सा था, ठीक है ना, और कब हुआ था। आगे देखिए सैयद वंश, तो लोधी वंश की कोई ट्रिक नहीं क्योंकि सभी को ये याद होता है। अब देखिए सैयद वंश का कौन सा, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब देखिए भाई सैयद वंश, सैयद अलाउद्दीन, तो भाई आपको याद रखना सैयद को याद रखिए, सैयद वंश अलाउद्दीन आलम, तो याद रखिए शायद, और आपको क्या रखना है यहाँ पे, सैयद को याद रखिए शायद, और शाह आलम शाह, शायद शाह ऐसे याद रखिए, ठीक है ना, शायद और शाह ऐसे आपको याद रखना है, शायद और शाह को रिलेट कर लेना है, शायद और शाह को रिलेट करना है। आगे देखिए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो बताओ कि शुंग वंश के संस्थापक थे देवभूति, भाई देवभूति। अब देखिए शुंग मतलब सूंघना, शुंग मतलब सूंघना, और सूंघना भाई देवभूति, लोग जो देवभूमि होती है, देवभूमि या मातृभूमि आप याद रखते, देवभूति,
देवभूति तो क्या होता है, सूंघते हैं, सब अपनी मातृभूमि को, देवभूमि को पूजा करते हैं, मिट्टी सूंघते हैं, मिट्टी माथे पे लगाते हैं, तो सूंघते हैं, देवभूति देवभूमि, अपनी देवभूमि को सब क्या करते हैं, सूंघते हैं पुष्प की जैसे। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में शुंग वंश का संस्थापक कौन था। अंतिम राजा तो हमने बता दिया, देवभूति। आगे देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश का जो था अंतिम, तो अंतिम शासक सभी को पता होता है, इसके किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मौर्य वंश क्योंकि फेमस वंश है, तो आप बताओगे बृहद्रथ। बृहद्रथ था। आपको बता दें मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, बहुत इजी प्रश्न है, 10 में कमेंट करना है। आगे देखिए शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। अब देखिए शिशुनाग, नंदीवर्धन। भाई देखिए शिशुनाग, अब शिशु क्या होता है, देखिए शिशु नाग, जो छोटा सा शिशु होता है वह नाग, शिशु जो होता है छोटा सा बच्चा होता है, नाग को भी नंदीवर्धन, नाग को भी एक बांधने लगता है, ठीक है ना। क्यों, देखिए उसको पता ही नहीं कि नाग क्या है, सांप क्या है, तो पाए को सोच के एक रस्सी है उससे भी बांधने लगेगा, खेलने लगेगा। तो नंदीवर्धन, भाई छोटा सा नन्हा सा बच्चा है वह शिशु को, ठीक है ना, जो शिशु है, यहाँ पे देखिए शिशु और यहाँ पे भी नंदी यानी नन्हा सा, तो नाग को भी क्या करता है, बांधने लगता है, हाथ में ऐसे लपेटने लगता है, उसको थोड़ी ना पता है कि सांप खा जाएगा। तो जो शिशु नाग है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन नाग को भी बांधने लगता है, जो शिशु है छोटा बच्चा है वह नाग को भी क्या करता है, ऐसे बांधने लगता है, खेलने लगता है नाग से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता होता है। आगे देखिए मुगल वंश, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह, ठीक है ना, द्वितीय, या इसी को बोलते हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। इसका नहीं पूछूंगा कि आप संस्थापक बताइए, क्योंकि संस्थापक सभी को पता होता है, बाबर थे। अब आपको इसमें यह प्रश्न बताना है कि बहादुर शाह जो द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे, उनकी मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी, इनकी समाधि कहाँ है। बहादुर शाह जफर जो थे या बहादुर शाह जो द्वितीय थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, वह कब्र कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्रश्न नंबर 12 डाल के, कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है ना, कब हुई थी और उनकी कब्र कहाँ है। आगे बताना है लोहार वंश। अब देखिए भाई लोहार वंश, आप क्वेश्चन नंबर 13 लोहार वंश, तो लोहार वंश में क्या है, जय सिंह। भाई जो लो हार गया, भाई जो हार जाता है, लो हार गया, क्या उसकी जय होती है, कभी जय नहीं होती है। भाई लो हार, लो मैं हार गया, अब जय जयकार नहीं होगी। हारने वाले की कौन जय करता है, जयकार तो हमेशा जीतने वाले की होती है। तो अब कह रहा हूं लो हार, लो मैं हार गया, अब क्या हो, जय होगी, बिल्कुल नहीं होगी जय, हारने वाले की जय नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पल्लव वंश, पल्लव वंश में कौन है, अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। अब देखिए पल्लव, भाई जो अपराजित है, जो हारा नहीं है, तो पल्लव, उसको सब लव करते हैं, उसे सब प्यार करते हैं। पल्लव वंश, भाई जो अपराजित है, जो हार नहीं मानता, जो पावरफुल है, उसको सब लव करते हैं, अपराजित व्यक्ति को। या दूसरा आप याद रख सकते हैं पल्लव, जो पराजित हो गया, जो अपराजित से आप हटा दी, जो पराजित हो गया उससे लोग क्या करते हैं, पल्लव से पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, उससे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। जो पराजित हो जाता है, जो पराजित, जो हार जाता है, उससे लोग क्या करते हैं, पल्लव, पल्ला झाड़ लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। चल तू हार गया, किसी काम का नहीं है, तू हार गया, तो उससे लोग क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आपको याद रखना है पल्लव वंश, अपराजित वर्मन। दूसरा देखिए चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का अंतिम, तो पल्लव कौन था, अंतिम शासक, ठीक है ना। मैं बीच बीच में गलती से भूल जाता है, संस्थापक तो संस्थापक नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। 14 नंबर में डालना पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। और जो अपराजित वर्मन थे, यह इसके कौन थे, अंतिम शासक थे। आगे देखिए चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, कीर्ति वर्मन, कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्ति। अब देखिए जो व्यक्ति चालुक्य मतलब चालाक होता है,
वह क्या करता है? कीर्ति, अपनी कीर्ति फैलाता है। आजकल का जमाना ही कैसा है, जो व्यक्ति चालाक होते हैं, दूसरों को चूतिया बना पाते हैं, अपना काम साध पाते हैं, वही क्या करते हैं? कीर्ति और नाम रोशन करते हैं। ठीक है ना? जो क्या करते हैं, जिससे लोगों के तलवे चाटते आते हैं, वही आज के जमाने में सक्सेस है। मेहनती लोग क्या होते हैं? सक्सेस होते हैं। नो डाउट मेहनत करने वाला भी सक्सेस होता है, लेकिन समय लगता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन जो क्या होते हैं, ताल चाटू वाले व्यक्ति होते हैं, वे क्या होते हैं? जल्दी कीर्ति आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे नेता मंत्री होते हैं, यही काम करते हैं, उनका कोई ईमान मजहब नहीं होता है। ठीक है ना? जिधर पैसे मिले या जिधर वो नाम रहता है, उनका समाज सेवक, समाज से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने सेवक होते हैं। तो आपको याद रखना, चालुक्य वंश कीर्तिवर्मन, चालुक्य वंश कीर्तिवर्मन। तो चालाक व्यक्ति ही कीर्ति होती है आज के जमाने में। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए पिताजी बच्चे को बहुत देर से बुला रहे थे, बहुत अच्छी ट्रिक है, फनी ट्रिक है। पिताजी बच्चे को बहुत देर से बुला रहे थे, बेटा 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 काहे को सुने। तो पिताजी को आ गया गुस्सा, गुस्से से वह गुर्जर गरजे, गुस्से से वह गरजे, बेटा। अब बेटा डर के मारे, यस पाल, यस पापा, यस पापा, यस पापा, डर के मारे उचक के एस पापा, एस पापा, एस पापा, सामने आ गया। तो आप गुर्जर पे पिताजी गरजे, तो बेटा यस पापा, यस पापा, यस पापा, डर के मारे कांपते हुए आ गए, यस पापा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ट्रिक फनी भी है, हमें याद हो रहा है। ठीक है ना? तो गुर्जर, आपको बताना है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। ये अंतिम शासक तो यशपाल हो गए, आपको संस्थापक बताना है। आगे देखिए चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश के जो अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, या इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, पेपर में पृथ्वीराज तृतीय भी आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय या चौहान। आपको बताना है इसके संस्थापक कौन थे चौहान वंश के, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न बताना है पृथ्वीराज तृतीय द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, वह किसके साथ लड़े थे। पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध कौन था जिसमें यह पराजित हुए थे, वह युद्ध का नाम बताना है और कब हुआ था ये बताना है। ठीक है ना? बहुत इजी प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। आपको करना क्या है, आपको लग रहा होगा सर इतने प्रश्न पूछते हैं, चूंकि आपको सर ने मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं और हर एक प्रश्न आप अच्छे तरीके से बताओगे, इसलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ से आपको पता भी चल जाए कि आप कितने पानी में हो। ठीक है ना? आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि अभी आपको कितने तैयारी की आवश्यकता है, कितने रिवीजन की आवश्यकता है, इसलिए प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आगे देखिए सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन थे? भीम द्वितीय। अब देखिए भाई सोलंकी मतलब 100 लंका, लंका समझते हैं रावण वाली लंका, और भीम, भीम आप देखते हो महाभारत में, तो भाई भीम कितने बलशाली थे आपको पता था, कितने 100 हाथियों का। तो भीम इतने बलशाली थे, वो एक लंका क्या 100 लंकों का नाश कर सकते थे, 100 लंकों का नाश कर सकते थे, इतने बलशाली थे भीम द्वितीय। पहले तो कौन? हनुमान जी हो गए, पहले तो हनुमान जी ने लंका का नाश किया था। अब आप कह सकते हैं भीम द्वितीय, भीम द्वितीय, दूसरे भीम हैं जो 100 लंका का नाश कर सकते हैं, तो भीम द्वितीय। आपको आगे देखना प्रश्न नंबर जो 19 है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। हाँ, जितने प्रश्न मैं पूछा हूं कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न का नंबर डाल के जरूर कमेंट करना है। वैसा पता नहीं तो पता कैसे चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हो, इसलिए जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर देना ये नंबर आपको जरूर डालना है। आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। अब भाई देखिए राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट भाई वही देश तरक्की करता है जिसके साथ श्री कृष्ण हो, वही राष्ट्र क्या होगा? कूटनीतिज्ञ होगा, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। अब देखिए महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, ठीक है ना? अर्जुन के साथ थे तो उन्होंने, उनका क्या हुआ? उद्धार हुआ, तो भाई उनके राष्ट्र का क्या हुआ? उदय हो गया। तो आप क्या रखना है? श्री कृष्ण, राष्ट्रकूट श्री कृष्ण। आगे देखिए यादव वंश, यादव वंश, यादव वंश। अब आपको याद हो तो राष्ट्रकूट का संस्थापक आपको बताना है, अंतिम राजा तो कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। और आपको बताना है कि संस्थापक कौन थे राष्ट्रकूट वंश के। लास्ट प्रश्न है यादव वंश, यादव वंश के अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र, अंतिम थे रामचंद्र। अब भाई याद रखिए, यादव से रखिए याद,
भाई सब याद किसको कहते हैं ऑल टाइम? रामचंद्र को। रामचंद्र को माला भी जपते हैं, राम राम, कुछ भी होगा हे राम हे राम हे राम, सीताराम सीताराम, ऑल टाइम राम को याद करते हैं, ऑल टाइम राम को याद करते हैं। तो यादव वंश याद किसको करते हैं? श्री राम जय जय राम, हमेशा रामचंद्र को दिन भर व्यक्ति याद करते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये 20 प्रमुख जो राजवंश थे उनके अंतिम शासक थे, इनका किसी न किसी कारण से किसी न किसी के द्वारा हत्या कर दी गई है, इस कारण से यह वंश हो गया समाप्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्या करते हैं, संस्थापक तो सभी याद कर लेते हैं, संस्थापक में ज्यादा क्वेश्चन लाया था क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है लोग संस्थापक रट के जाते। तो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में अब अंतिम शासक पूछने लगा है। पेपर वाला आपसे ऐसे प्रश्न देता है जहां आप कंफ्यूजन हो, आप गलती करो। तो अब या तो प्रथम राजा प्रथम संस्थापक तो सभी चले जाते हैं रट रट के, इसलिए एग्जाम में जो करंट में ट्रेड चला है उसमें क्या करने लगा है, अंतिम शासक पूछने लगा है। तो ये आपको याद करके चलना है। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 प्रश्न दिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे 3 प्रश्न दिख रहे हैं। अब आपको इन 3 प्रश्नों के आंसर भी कमेंट करने हैं जो कि ये पढ़ाए हुए चैप्टर हैं। पहला, पोलियो की दवा की खोज किसने की? बहुत इजी, अभी 2-3 दिन पहले ट्रिक में मैंने बताया था, जहाँ पे बायोलॉजी संबंधित प्रमुख खोजें बताई थी हमने। तो पोलियो की दवा आप लुई पास्चर, साल्ट ड्रेसर या ल्यूवेन हॉक। आपको तुरंत ट्रिक अगर आपने देखी होगी ईमानदारी से तो अब 4 ऑप्शन में तुरंत आपको ट्रिक मेरी याद आ जाएगी, देख लीजिएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिएगा, अगर आपने ट्रिक पढ़ी होगी तो आपको तुरंत इसमें से याद आ जाएगा। भाई पोलियो, पोलियो याद रखिए, पोलियो भाई, क्या पोलियो तो क्या याद आई? बिल्कुल, कि दवा की खोज किसने की थी। आगे देखिए भाई, पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं। भाई पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 48, 48। तो भाई याद रखिए, हमने लोकसभा की सीटें भी पढ़ाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लोकसभा की सीटें, प्रमुख सीटें भी आप देख लीजिएगा। अगला देखिए भाई, याद करिए भाई, जॉब पंजाब याद रखिए भाई, पंजाब में जॉब मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपने पढ़ी होगी तुरंत माइंड में क्लिक हो गई होगी। आगे देखिए, ये भी मैंने बताई है, तो याद रखिएगा मैंने विश्व की 50 प्लस राजधानियां जो एग्जाम में आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी ट्रिक से मैंने करवाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, विश्व के जो प्रमुख देश है उनकी राजधानी अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, एग्जाम में आ जाए, कभी गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फनी तरीके से मैंने बताया है। और सबसे बड़ी बात, जो शब्द होते हैं मैं उन्हीं से रिलेट करता हूं, इसलिए आपको याद रहती है। मैं कोई ट्रिक नहीं लिखवाता हूं कि नंदू के नाने नाना की याद करवाओ, राम मित्र घुप्पन छाज, ऐसे एक एक लाइन लिखवा के एक शब्द कर रहा का अर्थ ये, माँ का ये, सा का ये ट्रिक नहीं, क्योंकि ये ट्रिक कितनी आप याद करोगे यार। इसीलिए जो शब्द हैं उन्हीं से रिलेट करवाते हैं, उसी से इमेज बनवाते हैं कि आप ऑप्शन में देखो, आपको तुरंत याद आ जाए। तो देखिए, डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है, क्या है राजधानी? ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी ओस्लो, ऑप्शन नंबर सी हनोई, ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। तो डेनमार्क मार्क लगाना था, याद आई ट्रिक? बिल्कुल याद आ गई होगी। आपने अगर ये वीडियो हमारे देखे हैं तो आप मुश्किल से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर करके आ जाओगे, तुरंत आपके माइंड में मेरी बताई हुई इमेज याद होगी, इमेज बनी होगी। अगर आपने ईमानदारी के साथ वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, अच्छे से इनको एक लिस्ट के थ्रू, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ किसी भी बुक में इकट्ठा लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो मैं जो भी लिस्टिंग वाला ये ट्रिकी जी के लेकर के आ रहा हूं, इसको आप एक पतली सी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से करना है। यकीन मानिए यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, यही प्रश्न सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है वो सभी को याद रहती हैं, ये लिस्टिंग याद नहीं होती है। और यहीं से भी यकीन मानिए अगर 20 से क्वेश्चन आते हैं तो लोग 12, 13, 14, 15 तक लोग करके आ जाते हैं, और 5 क्वेश्चन यही गलती हो जाती है। और ये जो प्रश्न गलत होते हैं, जॉब सिलेक्शन यहीं से रुकता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में 3 से 4 नंबर का ही अंतर आता है, बहुत ज्यादा। अगर एक नंबर से तो अंतर आ जाता है तो आपको देखना होगा कि जब 1 नंबर पॉइंट से कंपटीशन में रुक जाता है, तो कंपटीशन यही तो है, आपको हमेशा
कट ऑफ देखते हो 70-75, तो आपको कट ऑफ यहाँ नहीं रहना, लास्ट वाले अंक नहीं देखना, आपको इससे 10 से 15 नंबर 10 से 15 नंबर कट ऑफ से आगे रहना है। लोग क्या करते हैं, देखेंगे ये पेपर में भाई कट ऑफ कितना जा रहा है 70, तो 70 का पढ़ते हैं तो नंबर कितने आते हैं 65 और 68 नंबर आते हैं, 65 और 68 नंबर आते हैं, क्योंकि हम 70 मान के ही पढ़ रहे हैं। तो यकीन मानिए अगर आप 80 मान के पढ़ोगे तो आप मेहनत भी वैसे ही करोगे। जब 80 मान के पढ़ोगे, कट ऑफ 70 है, तो आपके कितने नंबर आएंगे 75 नंबर आएंगे। कितना आगे हो आप, इसलिए टारगेट बड़ा लगाओ। अगर सोचो, आप सोचते हो कि हमको यहाँ रीवा से भोपाल जाना है, सतना से भोपाल जाना है, तो अगर आप थकते हुए तो आधी दूर में उतरोगे तो आप कटनी तक तो पहुंचोगे ना। तो इसी तरह आप क्या करोगे, ज्यादा टारगेट लेके चलोगे तो उसके कुछ तो आओगे ना। अगर आपने दिमाग में लिया अपने मन में कि मेरे को आज 15 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर तो दौड़ोगे ना। अगर आप पहले ही सोच लिया हमको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर नहीं, आप 3 किलोमीटर में रुक जाओगे। तो आपको बड़ा टारगेट सोच के चलना है, क्योंकि बड़ा टारगेट आप सोचोगे तो बड़ा करोगे। अगर आप सोचते हो कि मैं केवल कांस्टेबल की तैयारी करूं, तो आप उतना लेवल का पढ़ोगे कि ये हाई लेवल का है, लेकिन आप जब अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो आपका छोटे एग्जाम ऑलरेडी क्लियर होंगे, क्योंकि आपका दिमाग फिर उतना, आप मेहनत भी बड़े लेवल की करोगे। ठीक है ना भाई। अगर आपको 20 किलो वजन उठाना है तो आपको वजन तो 20 किलो बराबर लगानी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी कि आप 5 किलो बराबर लगा दोगे तो उठ जाएगा 20 किलो, नहीं। तो इसी तरह अगर आप 20 किलो की हैबिट कर ली हो तो बताओ 10 किलो आप उठा सकते हो, 5 किलो उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? बिल्कुल उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। इसलिए टारगेट बड़ा रखो, और टारगेट जितना बड़ा आप रखोगे आप उतनी ज्यादा मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो छोटे मोटे तो ऐसे निकल जाएंगे, और आप बोलोगे कि कौन सी जॉब करें, कौन सी जॉब करें, और आपको जॉब की लाइन लग जाएगी। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है, और अपने पे भरोसा रख के पढ़ते जाना है, आपको विचलित नहीं होना है। कई सारी बाधाएं आपके सामने आएंगी, कई लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि क्या रखा कंपटीशन में, कितने लोग लगे हैं, क्या है क्या है। लेकिन आप खुद देखो कितने लोग ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। आज कितने लोग फोन पे लगे हुए हैं, देखिए टिकटॉक पे लगे हैं, इंस्टा में लगे हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ऐसे सोशल साइट्स पे टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, आपको पढ़ना है, पढ़ना है। 1 साल अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप जिंदगी भर आराम करोगे, और अगर आप अभी 2-3 साल आराम कर ले तो जिंदगी भर मेहनत करोगे। अब आपको डिसाइड करना है, आपको 1 साल मेहनत करके जिंदगी भर आराम करना है, या 2-3 साल घूम करके जिंदगी भर बोझे ढोने हैं। ये आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे, और आप अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा। 10 से 5 सेकंड लगने वाले हैं आपको शेयर करने में, तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए फालतू के मैसेज तो आप खूब शेयर करते होंगे, तो ये गुरु दीक्षा समझ के शेयर कर दीजिएगा। फालतू के मैसेज तो आप शेयर करते होंगे, बाकायदे कोई भी फोटो देखी या तो शेयर करते होंगे, तो ये एक अच्छा काम करिए, ठीक है ना। तो चलिए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।